हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो नागपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि SEQ 25% कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो हाल ही में 27 जुलाई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर में 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रैप्चर, यानी मटेरियल का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसे हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट रैप्चर। तो इस प्रकार की अगर पूछा जाता है जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल को वायर के फॉर्म में विदाउट रैप्चर अगर फॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो यह जो मेटल्स के जो मटेरियल होते हैं उसे हम डक्टिलिटी यानी तन्यता के तौर पर हम जानते हैं, जिसके कारण कोई भी मटेरियल्स को हम वायर के फॉर्म में विदाउट रैप्चर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम कि कोई भी मेटल है जिसे थिन शीट के अगर फॉर्म में अगर ड्रॉ करना हो तो इसके लिए जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है वह मेलियाबिलिटी यानी आघात वर्धनता कहलाता है, जिसके प्रॉपर्टी के कारण हम किसी मटेरियल को थिन शीट के फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे मेटल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि ब्रिटलनेस जिसे हम भंगुरता बोलते हैं। इस केस में जो मेटल्स होते हैं विदाउट किसी डिफॉर्मेशन में जाए बिना वो अचानक से ब्रेक कर जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस यानी भंगुरता के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अन्य अगर बात करें तो इलास्टिसिटी होता है, जिसमें जैसे ही कोई हम मटेरियल पर हम अपना फोर्स उस पर अप्लीकेबल करते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन को विड्रॉ करके जो आर्टिफिशियल डायमेंशन के तौर पर हम यहाँ पर खींच के बाहर लाते हैं, फिर जैसे ही हम उसका अप्लाइड फोर्स को जैसे ही रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में अगर आ पाता है, तो इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे हम इलास्टिसिटी शॉर्ट के तौर पर हम जानते हैं। इसके अलावा अगर प्लास्टिसिटी उसे हम बोलते हैं जब हम फोर्स अप्लाई को अगर हटाते हैं पर उसके बिना वह पुनः वापस ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाता है, तो इस प्रकार के जो नेचर्स होते हैं प्रॉपर्टी होते हैं उसे हम प्लास्टिसिटी के तौर पर जानते हैं। तो ये कई सारे जो मटेरियल के प्रॉपर्टी बताए जा रहे हैं इससे डायरेक्ट बेसिस पर एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए हैं व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का क्या उपयोग है? तो फीलर गेज की अगर बात करें उपयोग का तो फीलर गेज का उपयोग मेनली हम कोई मेटिंग पार्ट्स के जो गैप्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स यानी 2 भागों के बीच के अंतरों की जाँच करना में फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट अ ट्राई स्क्वायर मेजर्स। ट्राई स्क्वायर क्या मापता है? तो ट्राई स्क्वायर मेनली जो होता है वो किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या कोई हम मेटल सरफेस के जो स्क्वायरनेस होते हैं इनको मेजर करने में यूज में लिया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें जैसे कोई हमारा
सरफेस है, इसके फ्लैटनेस के साथ साथ वह प्रॉपर 90 डिग्री का कोण बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, इसकी जांच हम ट्राई स्क्वायर के मदद से करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू चेक राइट एंगल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लूज नट्स एंड बोल्ट्स इन आईसीएफ और आरसीएफ बोगी बाय टैपिंग। आईसीएफ एवं एलएचबी बोगियों में लूज नट और बोल्ट्स की टैपिंग द्वारा फाइंड करने के लिए जो हम हैमर का प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हमें कोई आईसीएफ या आरसीएफ बोगी में या एलएचबी बोगी में कोई लूज नट या बोल्ट्स को अगर हमें टैपिंग की मदद से पता लगाना होता है, तो इस केस में हम जो हैमर का प्रयोग करते हैं उसे हम बॉल पिन हैमर बोलते हैं। यहाँ पर बॉल पिन हैमर यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, यानी 1 मीटर्स को यहाँ पर सिंपली एमएम में कन्वर्ट करना है। चूँकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी। बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जिसके मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि पूरे रेक के अंतर्गत नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने हैं और कितने वर्किंग ब्रेक सिलेंडर है, जिससे यहाँ पर हमें जो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, चाहे वो गुड्स स्टॉक हो या पैसेंजर स्टॉक्स हो, तो उस केस में यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि प्रॉपर या मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन आईसीएफ और कन्वेंशनल कोचेज। आईसीएफ और कन्वेंशनल कोचों में किस प्रकार के कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आईसीएफ और कन्वेंशनल कोचों की अगर बात करें हम, तो मेनली यहाँ पर स्क्रू कपलिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कन्वेंशनल कोचों में जो स्क्रू कपलिंग का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम एलएचबी कोचों का, तो एलएचबी कोच में एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें गुड्स स्टॉक का, जिसमें ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वंदे भारत का, तो वंदे भारत के केस में सेमी परमानेंट डिलेनर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि किस टाइप्स के कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक ओवरहॉलिंग फॉर आईसीएफ जीएस कोचेज। आईसीएफ जीएस कोचेज के लिए जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो आवश्यकता है वो कितना है। तो वह पीओएच की अगर बात करें हम आईसीएफ कोचेज का, तो वह 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं अगर आईओएच की अगर बात करें तो 9 मंथ के अंतराल पर यह किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ एलएचबी चेयर कार कोचेज। एलएचबी चेयर कार कोचेज का सॉफ्ट शेड्यूल 2 की जो पीरियोडिसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सॉफ्ट शेड्यूल 2 का पीरियोडिसिटी का, तो वह मेनली 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो, उस बेसिस पर हम एलएचबी कोचों का सॉफ्ट शेड्यूल 2 कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
डी 36 मंथ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 36 मंथ या 3 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सॉफ्ट शेड्यूल 3 एलएचबी कोचेज इज कैरिड आउट एट डैश, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एलएचबी कोचों का सॉफ्ट शेड्यूल 3 जो कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ कहाँ पर इसका सॉफ्ट शेड्यूल किए जाते हैं, तो यह मेनली वर्कशॉप के अंतर्गत यह सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाए जाते हैं। सॉफ्ट शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो यह मेनली 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वर्कशॉप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ बोगी आर यूज्ड इन बॉक्स एंड एचएल वैगन, बॉक्स एंड एचएल वैगन में किस प्रकार के बोगियों का प्रयोग किया जाता है, तो बॉक्स एंड एचएल वैगन में मेनली कैसना बोगी का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑन विच पार्ट ऑफ एक्सल्स ऑफ रेलवे व्हील्स बियरिंग आर माउंटेड, रेलवे पहियों की धुरों के किस भाग पर बियरिंग्स लगे होते हैं। जब भी व्हील्स को माउंटिंग करना पड़ता है तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक्सल्स जो चक्के का जो होता है एक्सल्स का कौन से पार्ट्स पर माउंटिंग की जाती है, तो यह मेनली जो जर्नल वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर बियरिंग को माउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, प्रारंभिक स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो ब्रेक पावर प्रतिशत डैश कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर बात करें हम मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम 100% ब्रेक पावर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन 1 एलएचबी बोगी हाउ मेनी प्राइमरी डंपर्स आर अवेलेबल, यानी यहाँ पर बोला गया कि एक एलएचबी बोगी में कितने संख्या में प्राइमरी डंपर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले चारों केसों में कि एक अवेलेबल होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसका प्रत्येक बोगी में नंबर्स होते हैं 4 की संख्या में। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स इसका प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में नंबर होते हैं। यो डैम्पर्स की अगर बात करें तो इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। लेटरल डैम्पर्स की संख्या प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में नंबर्स में शॉक एब्जर्वर्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि अगर आपसे टाइप पूछा जाता है तो टोटल 4 टाइप्स के शॉक एब्जर्वर्स अवेलेबल होते हैं। चूँकि यहाँ पर केवल प्राइमरी डैम्पर्स का नंबर पूछा गया था प्रत्येक बोगी के अंतर्गत, तो यहाँ पर केवल और केवल 4 इसका उत्तर होगा, यानी प्रत्येक बोगी में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स का जो नंबर्स होंगे वह 4 की संख्या में होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन आईसीएफ कोच इज, आईसीएफ कोचों में ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का संचरण किसके माध्यम से होता है, तो जैसे ही अगर बात करें ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन का तो यह सिंपली सेंटर पिवट के माध्यम से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर इन 1 एलएचबी कोचेज, एक एलएचबी कोचों में कितने नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। चूँकि 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एक्सल में मौजूद होते हैं। अगर बात करें प्रत्येक कोचे में 4 एक्सल्स होते हैं तो टोटल इस प्रकार आपका 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक कोच में अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो 8 ब्रेक सिलेंडर जो लगे होते हैं प्रत्येक कोचों में, प्रत्येक ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वह 10 इंच या 255 mm इसका डाया होता है। साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 21 mm मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम प्रेशर भेजा जा सकता है वो केवल और केवल 3.0
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मैक्सिमम LHV वाले कोच में लगे ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर भेजे जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर्स में यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स मौजूद होते हैं प्रत्येक LHV कोचों के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी DBs आर इन वन LHV कोचेज। एक LHV कोचों में कितने DB मौजूद होते हैं। DB यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की यहाँ पर बात किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से ही जो ब्रेकिंग हमारा सिस्टम होते हैं वो फंक्शनिंग करते हैं प्रत्येक कोचों के अंतर्गत। ब्रेकिंग लगाना हो या ब्रेक को रिलीज करना हो, इस सारे फंक्शनिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से किए जाते हैं। और इसका नंबर्स की अगर बात करें तो प्रत्येक कोचों में एक की संख्या में यह अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप। एयर ब्रेक प्रणाली में थ्रेड जॉइंट्स को किस प्रकार के टेप के माध्यम से टाइट किया जाता है। तो जब भी कोई थ्रेड जॉइंट्स को टाइट करना हो तो इसमें हम जो टेप का प्रयोग करते हैं वो हम टेफ्लॉन टेप्स का प्रयोग करते हैं, ताकि जो लीकेज वगैरह जो होते हैं उसको अटेंड किया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज डैश। यानी यहाँ पर ब्रॉड गेज का डायमेंशन पूछा गया है। तो सिंपल यहाँ पर 1676 mm की अगर बात करें तो इस प्रकार के गेज को हम ट्रैक गेज के तौर पर जानते हैं। अगर डायमेंशन ट्रैक्स का मोर देन 1682 mm से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो इस प्रकार के गेज को हम स्लैग गेज के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर कि लेस देन 1670 mm से अगर कम पाया जाता है ट्रैक का डायमेंशन, तो इस प्रकार के डायमेंशन को वाले ट्रैक्स को हम टाइट गेज के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। प्रश्न में केवल ब्रॉड गेज के लिए पूछा गया था। जो ट्रैक गेज का जो डायमेंशन होता है वो 1676 mm होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड्स ऑफ वैगन्स। वैगन्स के ट्रेड्स के ऊपर, ट्रेड सरफेस के ऊपर जो मैक्सिमम फ्लैट सरफेस परमिसिबल होते हैं वो कितना होते हैं। तो वैगन के अंतर्गत सिंपली जो ट्रेड सरफेस के ऊपर मैक्सिमम फ्लैट सरफेस एलिजिबल होते हैं वह 60 mm होते हैं। वहीं अगर बात करें कोचेज का, तो कोचेज के केस में यह 50 mm होते हैं। तो इस यहाँ पर केवल वैगन के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो मैक्सिमम 60 mm तक परमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक। एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो कलर कोडिंग होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो यह मेनली ब्लैक कलर्स इसका कलर कोडिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर्स यूज्ड इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें मेनली जो सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं वह AAR टाइप्स के CBC का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो वाइल्ड का फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, यानी अर्ली बेसिस पर
जो यह वाइल्ड्स जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्ली बेसिस पर जो व्हील के ऊपर आने वाले एक्स्ट्रा इम्पैक्ट्स को वह सेंस कर लेता है और यह सिग्नल भेजता है, जिससे हम अर्ली बेसिस पर कोई भी जो हमारा जो भी इम्पैक्ट आने वाला उससे हम अर्ली बेसिस पर सॉर्ट आउट करते हैं, जिससे कोई भी हमारा डिलमेंट वगैरह की संभावना को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ फीड पाइप। एक पी का अधिकतम दबाव कितना है। फीड पाइप का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए कलर कोड होता है वह वाइट कलर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HABD। HABD का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HABD का फुल फॉर्म होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन। यानी यह मेनली अगर बात करें HABD का, जो कि हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन डिवाइस होता है, यह मेनली जो रेलवे में जो कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, जो कि ओवरहेडेड बियरिंग के कारण जैसे डीलमेंट्स या फायर्स वगैरह जनरेट होते हैं बियरिंग्स के अंतर्गत, उनको अर्ली बेसिस पर जो ओवरहीटेड जो हमारे बियरिंग्स होते हैं इनको सेंस करके यह प्रिवेंट करने का काम यह करता है, जिससे यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल जो हमारे एलिमेंट्स वगैरह या फायर्स वगैरह बियरिंग्स के अंतर्गत जनरेट होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMBC। BMBC का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो BMBC का फुल फॉर्म होता है सिंपली बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। यह सिंपली ICF जो कोचेज है इनमें इस प्रकार के सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बोगी के ऊपर 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, जिनका अगर बात करें डायमेंशन का तो इसका जो डायमेंशन होता है डाया होता है ब्रेक सिलेंडर का वह 8 इंच या 203 mm होते हैं। वहीं पिस्टन स्टॉक की अगर बात करें तो 32 mm इसका पिस्टन स्टॉक होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स अवेलेबल इन BMBS वैगन। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन्स में कितने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो BMBS की अगर बात करें यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यह मेनली फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं और इसमें अगर बात करें तो 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक वैगन में उपलब्ध होते हैं, या तो वह नॉर का होगा या तो स्कॉट का ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ DB का तो नंबर ऑफ DB जो होते हैं 1 की संख्या में नंबर ऑफ DB होती है और DB से निकलने वाले प्रेशर सबसे पहले APM डिवाइस में जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस में। इसके बाद ही वह ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं। जब सेंसिंग आर्म इसका लोडेड और एम्प्टी कंडीशन को पहले सेंस करता है, उसी के अनुसार यह प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजते हैं। इस प्रकार बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम्स वैगन के अंतर्गत फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ DB का, प्रत्येक वैगन के अंतर्गत 1 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉफमो। कॉफमो का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कॉफमो का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स। जिसकी अगर बात करें कॉफमो के एस्टेब्लिशमेंट के तो यह मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट किया गया है और यह मेनली जो फोकस किया गया है
वह भारतीय रेलवे में जितने भी वर्कशॉप कार्यरत है इसके मॉडर्नाइजेशन पर या फोकस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन ब्रेक सिलेंडर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी। जब ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाता हो, ग्रीन दिखाता हो, तो उस समय ब्रेक का जो कंडीशन होगा वह रिलीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीवा। फीवा का फुल फॉर्म है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, यह डिवाइस ईयर स्प्रिंग में किसी प्रकार के फेलियर या लीकेज होने पर इसमें लगे जो इंडिकेटर होते हैं वह ग्रीन कंडीशन में से रेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके जो डिवाइस के पास लगे जो एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, जिससे कोचेज के अंतर्गत ब्रेक लग जाते हैं। इस प्रकार फीवा डिवाइस यहाँ पर फेलियर इंडिकेशन जो होते हैं उनको सेंस करके ब्रेक लगाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेज हैज डैश फीचर्स। एलएचबी कोचों में लगे सेंटर बफर कपलर्स का यहाँ पर बात करें तो मेनली एच टाइप सीबीसी लगा होता है। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ एलएचवी व्हील डायमीटर। एलएचवी व्हील डायमीटर्स का कंडमिंग लिमिट पूछा गया है, तो नए डायमेंशन जो है वो 950 mm होते हैं, कंडमिंग 845 mm होता है, जो कि एलएचवी कोचों के लिए है। वहीं अगर बात करें आईसीएफ के लिए, तो आईसीएफ का भी चक्कों का नया व्यास जो होता है 915 और कंडम कंडीशन 825 होते हैं। वंदे भारत की अगर बात करें तो नए डायमेंशन 952 से लेकर 877 mm तक इसका कंडमिंग डायमीटर होते हैं। तो यहाँ पर केवल एलएचबी कोचों के लिए पूछा गया था। यहाँ पर 845 mm ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन हैज बेटर राइडिंग इंडेक्स। किसका राइडर इंडेक्स बेहतर है। तो यहाँ पर बात करें तो एलएचबी का राइडर इंडेक्स की तो 2.5 के समथिंग होते हैं, जो कि आईसीएफ कोचेस के मुकाबले में बेटर हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं कि कौन किसका बेटर राइडर इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीबी। अदर कोचिंग व्हीकल्स, अदर कोचिंग व्हीकल्स इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक पीसी भी होता है जिसे हम पैसेंजर कोचिंग व्हीकल्स के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एफआरपी पैनल्स आर। एफआरपी पैनल्स की अगर बात करें तो एफआरपी का सिंपली फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होते हैं, और यह मेनली जो इस फीचर्स की अगर बात करें तो यह फायर रिटार्डेंट यानी अग्निरोधी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडर स्लैंग वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड इन LWRRM। LWRRM में प्रोवाइडेड अंडर स्लैंग वाटर टैंक का यहाँ पर कैपेसिटी पूछा गया है, जो कि 450 लीटर का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार फॉर कोरोजन इज डन इन। कोरोजन के लिए सोल बार का जो एग्जामिनेशन किया जाता है वह मेनली D3 शेड्यूल्स के अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि 180 डेज प्लस माइनस
15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स इज डिफरेंट एन इमरजेंसी ब्रेक इज अप्लाइड द डंप वाल्व विल डैश। यदि सारे चक्कों का एक्सल्स का डिफरेंट यहाँ पर स्पीड हो, साथ ही साथ उसी दौरान इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर अप्लाई किया जाता है तो उस दौरान डंप वाल्व जो होगा वह डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा और व्हील को स्किड होने से बचाने का काम करेगा। उस दौरान जो डंप वाल्व होगा वो ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा और जिस पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर ब्रेकिंग करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंप वाल्व जो है वह मेनली WSP डिवाइस का पार्ट्स होता है, व्हील स्लाइडिंग पार्ट्स, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस का पार्ट्स होता है, जिसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डंप वाल्व, माइक्रो प्रोसेसर, प्रेशर स्विच इसके मेनली पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग एवरी डैश। एंटी रोल बार का ग्रीस को प्रत्येक कौन से शेड्यूल के दौरान हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बात करें कि ग्रीस एंटी रोल बार का, तो प्रत्येक डिपो 2 शेड्यूल्स के अंतर्गत इसे रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह मेनली 30 ± 3 डेज के अंतराल पर यह कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट दैट। व्हील टैपिंग जो किया जाता है वो मेनली चक्कों के ऊपर किसी प्रकार के जो हेयर क्रैक्स जो होते हैं इनको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए एनी हेयर क्रैक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। एक पहिए पर कितने सेलिंग की अनुमति किया जा सकता है। तो सेलिंग जो होता है चक्कों के ऊपर वह 30 mm तक अलाउ किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेड स्टॉक्स ऑफ वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन के केस में जो लेंथ ऑफ हेड स्टॉक होता है यानी 1 इंटू अदर एंड तक का एंड टू एंड के केस में यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पर लेंथ पूछा गया, नहीं हेड स्टॉक लेंथ ऑवर बॉडी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यह मेनली जो होता है 9784 mm वॉक्सन वैगन के केस में इसका लेंथ होता है। वहीं अगर बात करें कपलर टू कपलर डिस्टेंस, तो कपलर टू कपलर जो डिस्टेंस होता है वह 10,713 mm होते हैं। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था लेंथ ऑवर हेड स्टॉक, तो 9784 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टेयर वेट ऑफ द वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन का जो टेयर वेट होता है वह मेनली 22.47 टन होता है। इसके अलावा वॉक्सन वैगन का पे लोड कैपेसिटी होता है, जब ग्रॉस वेट जो होता है वह मेनली टेयर वेट प्लस पे लोड को ऐड करते हैं तो हमें ग्रॉस वेट निकल कर आता है। जब ग्रॉस वेट में हम नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्सल लोड पार्टिकुलर वैगन का निकल कर आ जाएगा जिसका हमें निकालना हो। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22.47 टन टेयर वेट ऑफ वॉक्सन वैगन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बोवारेन वैगन। यानी मिनिमम जो प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा डोर ऑपरेशन के लिए बोवारेन वैगन के केस में, तो यहाँ पर मिनिमम प्रेशर जो होगा वो 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम 9.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चूँकि प्रश्न में मिनिमम पूछा गया था तो मिनिमम के लिए 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रिक्वायर्ड
फुट डोर ऑपरेशन ऑन बोबारन वैगन। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉ गियर यूज्ड इन ब्रेक वान गुड्स। ब्रेक वान गुड्स यानी मालगाड़ी वाले जो ब्रेक वान होते हैं उसमें किस प्रकार के ड्रॉ गियर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें करंट बेसिस पर, करंट में जितने भी ब्रेक वान गुड्स है इनमें सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करें जो प्रश्न पूछे गए वो ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं, तो उस समय स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बात करें अगर प्रश्न जो है एज ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉ गियर यूज्ड इन ब्रेक वान गुड्स, तो उस समय स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में सीबीसी का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट बॉक्सर वैगन फर्स्ट पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी इज, यानी अभी इसमें पूछा गया है कि बॉक्सन वैगन का पहला पीओएच की आवधिकता कितना होता है। तो बॉक्सन वैगन के यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीओएच होता है वह फर्स्ट जो किया जाता है वह 6 ईयर के अंतराल पर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें सब्सिक्वेंट पीरियड में 4.5 ईयर्स के अंतराल में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 6 ईयर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो मेनली अगर बात करें फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एक BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के टाइप्स के प्रयोग किया जाता है, एक अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम उपयोग में आते हैं। BMBS में K टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अंडर फ्रेम में अगर बात करें तो L टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें कि जो K टाइप्स का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वह 0.25 होता है, वहीं L टाइप का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.17 होता है। साथ ही साथ अगर बात करें K टाइप ब्रेक ब्लॉक के थिकनेस का, तो थिकनेस जो होता है K टाइप्स के केस में 58 से लेकर 12 mm तक यह इसका थिकनेस होता है। वहीं बात करें L टाइप का, तो L टाइप का ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस 60 से लेकर 10 mm के रेंज में होते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी डायमेंशन हैं दोनों के सब में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चूँकि प्रश्न में पूछा गया था वो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम के लिए पूछा गया था, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का कि किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिंपली L टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग हम अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम गुड्स स्टॉक के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग डैश। सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट कब किया जाता है। तो सी क्लास ओडीसी सिंपली जिसका मूवमेंट अगर बात करें ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट का, इसका मूवमेंट डे लाइट्स में किया जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सी क्लास ओडीसी का, जिसका मूवमेंट 25 kmph के साथ ओनली डे लाइट्स में स्कॉटिंग स्टाफ के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओडीसी के अंतर्गत मेनली 3 क्लासेस में होते हैं, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी एवं सी क्लास ओडीसी। जिसमें अगर बात करें ए क्लास ओडीसी का, तो ए क्लास ओडीसी का जो मूवमेंट होता है वह विथ सेक्शनल स्पीड के साथ किया जाता है और डे एवं नाइट दोनों के दौरान होता है। इसमें किसी भी प्रकार के स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। वहीं अगर बात करें बी क्लास ओडीसी का, तो इसका जो स्पीड लिमिट होता है वह 40 kmph होता है। इसका मूवमेंट डे एवं नाइट दोनों के दौरान होता है, लेकिन इसमें यह खास बात होता है कि इसमें स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट बी क्लास ओडीसी में होते हैं। वहीं सी क्लास ओडीसी 25 kmph के साथ केवल और केवल डे लाइट्स में चलाए जाते हैं स्कॉटिंग स्टाफ के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज इन ब्रेक बार मिच ट्रक। ब्रेक बार मिच ट्रक यानी वीबीएम के साथ किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मेनली सेंटर बफर कपलर सीबीसी का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स। नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक डैश को इंगित करते हैं। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वह मेनली टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है। नए वैगन नंबरिंग स्कीम की बात करें तो टोटल यह 11 अंकों का होता है, जिसमें पहला और दूसरा अंक वैगन के टाइप्स यानी वैगन किस प्रकार का है, बॉक्सन है, बीसीएन है, किस प्रकार के वैगन हैं। थर्ड और फोर्थ डिजिट की अगर बात करें तो यह मेनली मैन्युफैक्चर किस जोन का यह वैगन बना हुआ है उसको यह रिप्रेजेंट करता है। यानी वैगन नॉर्दर्न रेलवे का बना है, साउदर्न रेलवे का, किस जोन का यह वैगन बना हुआ है मेनली यह उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर 5th और 6th अगर बात करें तो यह मेनली मैन्युफैक्चर ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई वैगन 2024 में बना हुआ है तो इसमें केवल और केवल 2 अंक हम लास्ट का लेंगे, यानी 24 जो पहले से होगा वो 5th और 6th डिजिट्स पर यहाँ पर रिप्लेस करेगा। वहीं अगर बात करें 7, 8, 9 और 10 डिजिट्स का तो यह वैगन के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 11वां अंक की अगर बात करें तो यह सिंपली चेक डिजिट्स को बताता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अलग अलग डिजिट्स वैगन के अलग अलग को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो यह वैगन के टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाई सीसी रैक्स। सीसी रैक से आप क्या समझते हैं? तो सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रैक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक प्रकार का फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एग्जामिनेशंस के टाइप्स होते हैं, जिसके अंतर्गत क्लोज सर्किट रैक के फॉर्मेशन के लिए 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस प्रकार के रैक के बीपीसी के लिए येलो कलर पेज का इशू किए जाते हैं। साथ ही साथ ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर, इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो अगर बात करें वैलिडिटी का तो 30 + 5 डेज या 35 + 5 डेज इस प्रकार के रैक का वैलिडिटी होता है। वहीं अगर बात करें किलोमीटर बेसिस पर वैलिडिटी का तो 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक रैक टू रैक इस प्रकार के किलोमीटर्स चेंजेज होते रहते हैं एज पर ट्रायल बेसिस पर। तो यहाँ इसके अलावा अगर बात करें क्लोज सर्किट रैक के केस में अगर लोको पायलट्स या गार्ड्स किसी प्रकार के अगर किलोमीटर प्रॉपर मेंशन नहीं करते बैक पेज पर बीपीसी के ऊपर, तो उस प्रकार के बीपीसी का जो वैलिडिटी होगा केवल और केवल 20 डेज का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर प्लंजर मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज डैश। यानी यहाँ पर जो फ्रेट स्टॉक के लिए मैक्सिमम बफर हाइट्स होना चाहिए फ्रॉम रेल लेवल से, वो कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम बफर हाइट जो होगा वो 1105 mm होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच एमंग द बफर गियर असेंबली एब्जॉर्बिंग द बफर इम्पैक्ट्स। बफर गियर असेंबली में कौन सा बफर्स के इम्पैक्ट्स को अवशोष करने का, एब्जॉर्बिंग करने का काम करता है? तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो बफर स्प्रिंग्स हो जाएगा, जो मेनली जो इम्पैक्ट्स जो आते हैं उसको यह ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बफर स्प्रिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ट्रैक्टिव इफोर्ट्स ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विथ द हेल्प ऑफ। यानी लोको का ट्रैक्टिव इफोर्ट्स वैगनों के ऊपर किसके मदद से यहाँ पर ट्रांसमिट्स होते हैं? तो यह मेनली
ड्रॉ गियर के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ड्रॉ गियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड्स ऑफ वॉक्सवैगन। यानी यहाँ पर बोला गया कि वॉक्सवैगन पर ट्रेड्स पर व्हील का मानक व्यास डायमीटर कितना होगा। तो वॉक्सवैगन की अगर बात करें हम, तो वॉक्सवैगन के केस में यहाँ पर जो स्टैंडर्ड व्हील का डायमीटर होना चाहिए वह 1000 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल। एक्सल का इंटीग्रेटेड जो पोर्शन कहलाता है वह जर्नल कहलाता है, जिसके ऊपर बियरिंग को माउंट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। मालगाड़ियों में जो कंट्रोल रिजर्वायर सीआर प्रयोग किया जाता है, इसका जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी वह 6 लीटर का होता है। वहीं इसके अंतर्गत बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो कि ब्रेक पाइप के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं। डीबी से होकर यह प्रेशर कंट्रोल रिजर्वायर में भेजे जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मच यह प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वन और लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए जो ब्रेक पाइप्स या फीड पाइप से जो प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं ताकि कंटिन्यूटी टेस्ट किया जा सके, तो यह ब्रेक वान और लास्ट व्हीकल्स में कितना किया जाता है, तो मेनली 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को ड्रॉप किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नॉर्मली द HRE इज यूज्ड टू डैश ड्रिल्ड रोलिंग स्टॉक। आमतौर पर HRE का उपयोग पटरी से उतरे रोलिंग स्टॉक को डैश को करने के लिए किया जाता है। तो HRE का अगर बात करें फुल फॉर्म का, तो HRE का फुल फॉर्म जो होता है वह हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट होता है। इससे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर HRE का नॉर्मली जो किया जाता है, जो ड्रिलमेंट वाले वैगन्स जो होते हैं पटरी से उतरे हुए, उनको पुनः रेल लाइंस पर लाने के लिए HRE का प्रयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट, जो कि मेनली HRE ART का पार्ट्स होता है। जो एक्सीडेंट रिलीफ टैंक्स जो होते हैं इनका यह पार्ट्स होता है HRE। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो रीरेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ NDRF। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, जिसका यह एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फोर्स होता है जिसका प्रयोग अर्थक्वेक, फ्लड या लैंडस्लाइड आदि जैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित जो संकट जब क्रिएट होते हैं तो उन दौरान यह रैपिड एवं स्पेशलाइज्ड रिस्पांस जो देने के लिए इसे स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार के फोर्स जो होते हैं जो कि नेशनल स्तर पर किसी प्रकार के डिजास्टर में यह अपना भागीदारी निभाते हैं, जिसे NDRF के तौर पर जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है HLC। HLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल कमेटी। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDMA। NDMA का हेडक्वार्टर पूछा गया है, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका
हेडक्वार्टर मेनली नई दिल्ली के अंतर्गत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वुड पेपर एंड प्लास्टिक्स आर क्लासिफाई अंडर। जो फायर्स जो होते हैं इसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट तीनों कंबाइन होने पर फायर्स का फॉर्मेशन होता है। और फायर्स की अगर बात करें तो फायर्स के लिए अलग अलग क्लासेस के अंतर्गत फायर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लास ए की अगर बात करें हम तो क्लास ए के अंतर्गत वुड, पेपर, प्लास्टिक आदि को शामिल किया जाता है। क्लास बी के अंतर्गत मेनली फ्लेमेबल लिक्विड जो होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स जो होते हैं इनको इन्वॉल्व किया जाता है। वहीं क्लास सी की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़े जो फायर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जबकि क्लास सी की अगर बात करें डी का तो इसके अंतर्गत मेटल्स वाले जो फायर्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे जो मेटल्स होते हैं इनसे लगे हुए फायर्स को हम क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें हम तो यहाँ पर वुड, पेपर, प्लास्टिक वगैरह का दिया गया है। यह मेनली क्लास ए टाइप्स के फायर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स डिफेक्टिव इट विल बी एफेक्ट्स। यदि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स अगर डिफेक्ट्स पाया जाता है तो इस कंडीशन में किसको यह इफेक्ट करेगा? तो यह मेनली जो सस्पेंस जो क्वालिटी है, सस्पेंशन का क्वालिटी, इसको इफेक्टिव करेगा। सेकेंड, या राइडिंग इंडेक्स को भी इफेक्ट कर सकता है क्वालिटी को। थर्ड, या जो है स्प्रिंग के ब्रोकरेज का चांस यह बन सकता है। तो यह तीनों कंडीशन यहाँ पर बन सकते हैं अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स अगर डिफेक्टिव पाया जाता है, यानी एनी ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल्स। एक्सेल्स के इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं? तो यह मेनली यूएसटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से एक्सेल के अंतर्गत आने वाले जो इंटरनल क्रैक्स वगैरह होते हैं इनको यह डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ अवर बॉडी ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज कोचेज। आईसीएफ कोचेज का लेंथ अवर बॉडी पूछा गया है। तो आईसीएफ कोच की अगर बात करें लेंथ अवर बॉडी जो होता है 21,337 mm होता है। वहीं कपलर टू कपलर की अगर बात करें 22,297 mm इसका डायमेंशन होता है लेंथ अवर कपलर का। वहीं अगर ब्रेड्थ की अगर बात करें तो ब्रेड्थ होता है 3,245 mm इसका ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं डायमेंशन को। तो यहाँ पर जो पूछा गया था लेंथ अवर बॉडी पूछा गया था 21,337 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ ट्रॉली इज। आईसीएफ ट्रॉली का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है। व्हील बेस का यहाँ पर बात करें तो आईसीएफ बोगी का अगर यहाँ पर 2,896 mm होता है। एलएचबी कोचों की अगर बात करें तो 2,560 mm। वंदे भारत का व्हील बेस जो होता है वह 2,700 mm। वहीं कैसना बोगी जिसका प्रयोग फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत करते हैं इसका व्हील बेस 2,000 ±5 mm के रेंज में होते हैं। यहाँ पर आईसीएफ रिजिड ट्रॉली के लिए पूछा गया था रिजिड व्हील बेस का 2,896 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द अदर नेम ऑफ पायलट बाल्ब। पायलट बाल्ब का अंदर नेम होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी PESD इसका अदर नेम होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन आईसीएफ ट्रॉली। आईसीएफ ट्रॉली में किस प्रकार के पार्ट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। साइड बेयर का प्रयोग किए जाते हैं, डैशबोर्ड का उपयोग होता है, शॉक ऑब्जर्वर्स का होता है, लेकिन ड्रैग लिंक किसी प्रकार का पार्ट्स आईसीएफ ट्रॉली के अंतर्गत नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 tiers कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी यहाँ पर वेस्टिबुल के लिए हम W का प्रयोग करते हैं और स्लीपर कोच विथ सेल्फ जनरेटिंग के लिए हम GS का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 tier के लिए हम CN का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार WGS CN इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हर इंटायर करियर इन केस ऑफ मिसकैरेज इज टेस्टेज। यानी कोई महिला रेल कर्मचारी को मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। इन केस में मिसकैरेज के केस में नॉर्मली अगर बात करें तो 180 डेज का होता है, लेकिन अगर बात करें मिसकैरेज के केस में इसे 45 डेज का लीव ग्रांट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस। एनपीएस की अगर बात करें फुल फॉर्म का तो यह मेनली न्यू पेंशन सिस्टम को यह रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो कर्मचारी द्वारा यानी एम्प्लॉय द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं एनपीएस के अंतर्गत वह बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं। वहीं गवर्नमेंट साइट की अगर बात करें, गवर्नमेंट साइट से जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंतर्गत दिए जाते हैं वह बेसिक प्लस डीए का 40% दिए जाते हैं। और इसके बात करें इसका स्टार्टिंग टाइम का तो 1 जनवरी 2004 से यह प्रभाव में आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फुल फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन D&A रूल्स इज। D&A रूल्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। D&AR रूल्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, यानी अनुशासन एवं अपील नियम। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स जो लाया गया था वो 1 अक्टूबर 1968 को यह लाया गया था। इसके अंतर्गत कर्मचारी को अनुशासन में रहते हुए प्रॉपर अपना कार्य को करना है। अदरवाइज इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के जो नियम्स वगैरह है उनको ये मेंशन किए गए जिस बिहार पर उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पैटर्निटी लीव दैट कैन बी सैंक्शनड फॉर 1 लिविंग चाइल्ड इज। एक लिविंग चाइल्ड के लिए पैटर्निटी लीव की जो अधिकतम संख्या स्वीकृत करने का सैंक्शन करने का वो कितना है। तो पैटर्निटी लीव जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो 0 चाइल्ड के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, अप टू 0 चाइल्ड्स। प्रत्येक चाइल्ड के केस में यह 15 डेज का पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है मेल रेलवे एम्प्लॉयज़ के केस में। इसके अलावा बात करें तो इसे विदिन 6 मंथ्स के अंतर्गत इसे लेना पड़ता है, अदरवाइज इसको लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 डेज पैटर्निटी लीव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज। सेवानिवृत्ति का जो एज होता है वह 60 ईयर्स तक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लीव ऑन एवरेज पे इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ डैश डेज इन
अ मंथ। एक एलएपी को एक महीने में कितने दिन की दर से जमा किया जाता है। चूँकि जो एलएपी है लीव ऑन एवरेज पे वह 1 जनवरी 15 एलएपी प्रोवाइड करवाया जाता है कर्मचारी के अकाउंट्स में, और 1 जुलाई को 15 एलएपी। इस प्रकार पूरे साल में कर्मचारी को 30 एलएपी प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन इसकी जो काउंटिंग है किस बिहाफ पर किया जाता है, तो 2.5 एलएपी पर मंथ अर्न किए जाते हैं कर्मचारी के बिहाफ पर, और प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर उसे कर्मचारी के खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछे गए थे कि प्रत्येक महीने में कितने दर से उसे अर्न किए डिपॉजिट किए जाते हैं, तो 2.5 एलएपी पर मंथ। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2.5 डेज एलएपी पर मंथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन हाउ मेनी क्लासेज आर द सिटीज डिवाइडेड फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पर HRA की बात किया जा रहा है। हाउस रेंट अलाउंस देने के लिए शहरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसे XYZ। X सिटी में 30% है, Y सिटी में 20% और Z सिटी में 10% कैंट बिहाफ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉय पर ईयर। रेलवे कर्मचारी के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष कितने स्कूल पास जारी किए जाते हैं। तो स्कूल पास की अगर बात करें तो प्रत्येक 3 सेट्स प्रत्येक ईयर स्कूल पास जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर अ प्रिविलेज पास इज। प्रिविलेज पास का जो अधिकतम वैधता है, चाहे वो पास हो या पीटीओ हो, दोनों का जो वैलिडिटी है, जो वैधता रखा गया है आफ्टर क्रिएशन 5 मंथ रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 पीटीओज प्रत्येक ईयर, चाहे वो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हो या ग्रुप सी एंड डी का एम्प्लॉय, जो प्रत्येक के केस में 4 पीटीओ प्रत्येक ईयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब भी पीटीओ क्रिएट किए जाते हैं केवल और केवल एक ब्रेक जर्नी का इसमें अलाउ रहता है, इसके अदरवाइज इससे एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSP। RSP का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। यह मेनली प्लान हेड 21 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ISO सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यानी QMS के लिए यहाँ पर ISO सर्टिफिकेशन दिया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो कौन सा है, तो वह है ISO 9001/2015 दिया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ISO सर्टिफिकेशन फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी यहाँ पर EMS के बात किया जा रहा है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है वह ISO 50,001/2018 दिया गया है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर बात करें हम कि यहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम के अंतर्गत अलग अलग ISO सर्टिफिकेशन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ISO 5000 2015 के अंतर्गत यह शामिल किया गया 9000 2015 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसे हम OHSMS अगर बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सर्टिफिकेशन जो है वो ISO 4501 2018 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम ISO 14000 2015 की अगर बात करें हम, तो यह मेनली इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। वहीं ISO 15000 2018 की अगर बात करें तो यह मेनली एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम के अंतर्गत रेगुलर बेसिस में पूछे जाते हैं, वो है ISO 3834। इसका प्रयोग जो सिंपली किया जाता है वह बिल्डिंग क्वालिटी को लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली बिल्डिंग के तौर पर इसको याद रखें, क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग, इसके लिए ISO 3834 का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एट 90% रिलायबिलिटी। 90% रिलायबिलिटी के ऊपर कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है एरर का? तो अगर कोई 100 अगर संख्या है जिसमें अगर हमें 90% अगर हमें विश्वास है, रिलायबिलिटी है, तो 10% एरर का यहाँ पर संभावना होगा। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान जो कोच का पोजीशन होना चाहिए वो स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो स्पीड लिमिट होता है वो 2 से 3 kmph के स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग कपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन द फर्म्स आर सिलेक्टेड एंड टेंडर इंक्वायरी इज सेंट टू देम इट इज अ केस ऑफ डैश। यहाँ पर बोला गया है कि जब फर्म्स को प्रॉपर सेलेक्ट किया जाता है और उसे टेंडर इंक्वायरी के लिए भेज दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो टेंडर्स होते हैं उसे हम लिमिटेड टेंडर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ओपन टेंडर का, तो ओपन टेंडर सिंपली जो होता है, ओपन टेंडर को हम एडवर्टाइज टेंडर के तौर पर जान सकते हैं, जिसमें सिंपली जो कोई भी अगर टेंडर निकाला जाता है तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर निकाला जाता है, जिसमें सारे जितने भी ओपन मैनर्स जो होते हैं, उन टेंडर्स जो होते हैं टेंडर्स वो सारे शामिल होते हैं और कोई भी इसको परचेज कर सकता है ओपन टेंडर के अंतर्गत प्रॉपर जो टेंडर के कॉस्ट है उसको पे करके। साथ ही साथ जो यह ओपन टेंडर जो लाया जाता है वो मेनली इनफ कंपटीशन प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि जो वर्क का जो कॉस्ट है उसको प्रॉपर सही रेट पर फिक्स किया जा सके। इसको देखते हुए ओपन टेंडर लाया जाता है। यानी यहाँ पर बोले तो लिमिटेड आंडमी, यानी जो कोई शॉर्ट लिस्टेड जो हमारे लिस्ट होते हैं उसमें से प्रॉपर अप्रूव्ड लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट करके प्रॉपर सिलेक्टेड टेंडर्स को भेजा जाता है। तो इस प्रकार के टेंडर्स को लिमिटेड टेंडर बोला जाता है। ओपन टेंडर को सिंपली एडवर्टाइज टेंडर के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा ग्लोबल टेंडर की अगर बात करें तो इस प्रकार के टेंडर जो कि ओपन टेंडर का ही तरह होते हैं, जब किसी प्रकार के मशीनरी एवं रोलिंग स्टॉक्स या किसी प्रकार के आइटम की रिक्वायरमेंट अगर होता है जिसका परचेजिंग हमें अन्य कंट्री से करना पड़ता है, तो इस बेसिस पर हमें ग्लोबल टेंडर्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम
बुलेटिन टेंडर का, तो बुलेटिन टेंडर जो होते हैं वह मेनली लिमिटेड टेंडर का ही पार्ट्स होता है, जिसमें हमें कोई चीज़ परिचित जो हमारे ड्राइंग्स होते हैं या किसी प्रकार के स्पेसिफिकेशन की जो आइटम्स होते हैं उनका इसके अंतर्गत खरीदारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो वाइड MSOP 2018 इंडेंटर बीइंग गिवन पावर ऑफ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम विदाउट स्टोर रिक्विजिशंस वैल्यू इज इन RS डैश, यानी यहाँ पर बोला गया है कि MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स 2018 के अनुसार इंडेंटर्स को यह पावर दिया गया है कि वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है किसी भी आइटम्स का बिना किसी स्टोर रिक्विजिशंस का, अगर उसका वैल्यू लेस देन 15,000 होता है पार्टिकुलर उस आइटम का, तो उस केस में इंडेंटर बिना किसी रिक्विजिशन स्टोर्स के लिए डायरेक्ट परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर जो होगा वो लेस देन 15,000 रुपीज होगा, इस केस में वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चेक डिजिट्स इन PL नंबर इज प्लेस्ड एट डैश लोकेशन। PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर में चेक अंक जो है कौन से स्थान पर आता है, तो PL नंबर जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर के तौर पर जानते हैं, यह मेनली 8 डिजिट्स का होता है, जिसमें जो 8वां जो डिजिट्स होता है वह मेनली इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट डिजिट्स रिप्रेजेंट द चेक डिजिट्स ऑफ PL नंबर। और इसके अलावा अगर बात करें पहला और दूसरा जो डिजिट्स होता है इसके मेन ग्रुप्स को, थर्ड और फोर्थ इसके सब ग्रुप्स को, फिफ्थ सिक्स्थ एवं 7th जो होते हैं इसके सीरियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एवं जो लास्ट यानी 8वां जो डिजिट्स होता है इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PHOD ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट्स इन जोनल रेलवे इज डैश। जोनल रेलवे यानी जोनल रेलवे के स्तर पर जो स्टोर डिपार्टमेंट का जो PHOD जो होता है प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वह होता है प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर होता है, जिसे हम PCMM के तौर पर जानते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है GEM गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जिसके माध्यम से चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, इसका प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स हो या PSU हो, सारे के द्वारा जो GEM जो है पोर्टल्स, इसके माध्यम से गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इन अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोन। जोन के स्तर पर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, वो होता है PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन अ डिवीजन। डिवीजन के स्तर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वह सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर होता है, यानी सीनियर DME। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ब्रेन की अगर बात करें, जिसे हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डाटा एंट्री करने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है, तो नॉट यूज टू इंटर डाटा इन अ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड।
तो इस केस में अगर बात करें तो कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं हम, स्कैनर का करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मॉनिटर है इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह इनपुट डिवाइस का यह पार्ट्स नहीं होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस का यह पार्ट्स है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? आईपोड्स कर सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं, थंब डिवाइस कर सकते हैं, थंब ड्राइव्स, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को नॉर्मली हम पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अगर बात करें रैम का फुल फॉर्म का, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है और यह सीपीयू का इंटरनल मेमोरी के तौर पर कोई भी डाटा प्रोग्राम्स को स्टोर करने में यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS। FOIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा COIS भी होता है, FMM होता है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, CMM कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है रेक को प्रॉपर BPC बनाने के लिए। वहीं FOIS का प्रयोग किया जाता है रेक को मैपिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन नागपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे वेयर इज ए क्लास ERT स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो नागपुर डिवीजन आते हैं, यहाँ पर जो ए क्लास ERT को जो स्टैंडर्ड किया गया है, स्थापित किया गया, तैनात किया गया है, वह कहाँ कौन से स्टेशन पर किया गया है। ए क्लास ERT के साथ सिंपली जो होता है वह 140 टन क्रेन के साथ यह होती है। और अगर बात करें नागपुर डिवीजन के अंतर्गत, तो नागपुर डिवीजन के अंतर्गत मेनली जो गोंदिया स्टेशन है वहाँ पर ए क्लास ERT को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो बीच रेलवे स्टेशन इज नॉट अ CNW पॉइंट्स। जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो कौन सा एक CNW पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पर बात करें अगर छिंदवाड़ा है, नागवीर भी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें तो नैनपुर भी है, लेकिन अगर बात करें बालाघाट का तो यह CNW पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ इज कोल इज अनलोडेड एट MSPC साइडिंग। MSPC साइडिंग में कोल का अनलोडिंग किस प्रकार किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। MSPC साइडिंग जो है वो NTPC थर्मल पावर का पार्ट्स है, जिसे अगर बात करें तो मौडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पर कोल का जो अनलोडिंग है वो टिप्पर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था। यानी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बारे में पूछा गया है कि कब इसे पास किया गया था, पारित किया गया था। तो इसे 10 मई 1963 को यह पारित किया गया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, किन किन राज्यों में उर्दू को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर घोषित किया गया है। तो उर्दू को अगर बात करें तो तेलंगाना एवं बिहार के अंतर्गत एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर घोषित किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के पार्ट 5 के अंतर्गत राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो 120 जो है आर्टिकल 120 का पार्ट
5 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें सिंपली बताया गया है कि जो पार्लियामेंट के अंतर्गत जो बिजनेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा वह इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो यह सिंपली जो पार्ट 5 है वो आर्टिकल 120 का हिस्सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो स्थापना हुआ था वह 7 जून 1955 का किया गया था और इसके जो चेयरपर्सन थे वह बीजी खेर को बनाया गया था। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा गठित कमेटी जो बनाए गए थे, कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वह जीबी पंत थे। तो इसका भी ध्यान रखिए कि प्रॉपर आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का अगर चेयरपर्सन पूछा जाता है तो बीजी खेर हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वह जीबी पंत थे। तो यहाँ पर सिंपली नॉर्मली पूछा गया था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर बीजी खेर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार अगर बात करें कि जो स्टैट्यूटरी रूल्स हो या रेगुलेशंस हो या ऑर्डर्स हो जिनका अगर बात करें ट्रांसलेशंस का तो यह लॉ मिनिस्ट्री यानी विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वर्ष 1973 में गठित पहली रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के जो चेयरपर्सन थे वह ललित नारायण मिश्र को बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक राज्य की राजभाषा को बनाया गया है, यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उर्दू को एक लैंग्वेज जिसके किसी राज्य का राजभाषा के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप का दर्जा दिया गया है। तो आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में उर्दू है, कोंकणी है, नेपाली और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर लिया गया है, लेकिन भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।